Hello, Mr. Amrish, can you hear me? Hello, Mr. Amrish, can you hear me? Yes, sir. I Yes, can yes, I hear. think. You can share your screen by 9 p.m. Perfectly, you can start, sir. Okay, sir. Right, 9 sir. p.m. I think you're right. घड़ी दे दो पूजा।
Yes, Mr. Amrish, you can start the class. Yes, sir. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. So today our topic is electrical substation. तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे स्टडी किया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेशन एंड हाउ यू आर ट्रांसमिटिंग हाई वोल्टेज थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। नाउ वी हैव टू सी द व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन क्या होता है? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर may flow through several substations between generating plant and consumer and may be changed in voltage in several steps। मेरा कहने का यह मीनिंग है कि जो भी इलेक्ट्रिकल पावर है इसको हम लोग बहुत डिफरेंट तरह के सबस्टेशन से इसको हम लोग भेजते हैं। फ्रॉम जनरेटिंग पावर प्लांट से लेते हुए कंज्यूमर तक हम लोग इसको भेजते हैं। डिफरेंट केवल एक सब स्टेशन नहीं है जनरेटिंग पावर प्लांट से लेके कंज्यूमर तक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब स्टेशन। सेकंड वन, द मेन फंक्शन ऑफ सब स्टेशन टू रिसीव एनर्जी ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। जो भी फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है सब स्टेशन का, उसका काम है कि एनर्जी को हमको जो भी हमें एनर्जी रिसीव हो रही हो, जो भी ट्रांसमिशन लाइन से जो एनर्जी हमें रिसीव हो रहा है उसको कन्वर्ट करना है हाई वोल्टेज में और उसको फिर स्टेप डाउन करना है, वोल्टेज को रिड्यूस करना है फॉर द पर्पस ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए यहाँ मैं लिखा है द मेन फंक्शन ऑफ सबस्टेशंस आर टू रिसीव द ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन, रिड्यूस टू अ वैल्यू appropriate for local distribution and provide facilities for switching। स्विचिंग के लिए हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड चाहिए, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हमको सबस्टेशन का जरूरत पड़ता है। अ सबस्टेशन दैट हैज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो भी हमारे पास सबस्टेशन है वहां पे क्या है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। जनरेटिंग स्टेशन जहां भी है वहां पर हम लोग 11 केवी केवल जनरेट कर पाते हैं, तो मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से उसको 132 केवी में ट्रांसफर करना था। तो 132 केवी से हम लोगों ने स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन से हमने भेज दिया था। जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन से भेजा तो 132 केवी हम तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसको हमको क्या करना है, द वोल्टेज वाइल डिक्रीजिंग द करंट, वाइल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज द वोल्टेज। जो भी हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उससे हम लोग उस वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे, वाइल इंक्रीजिंग द करंट। जैसे वोल्टेज कम होगा करंट इंक्रीज होगा फॉर द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें लो वोल्टेज चाहिए, 440 वोल्ट चाहिए, तो 440 वोल्ट के लिए हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सब कहाँ है, ये सब सब स्टेशन के अंदर में है। लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा है, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन इज एन असेंबल ऑफ इक्विपमेंट फॉर पर्पस ऑफ स्विचिंग। जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर जो भी यूज कर रहे हैं या जो भी उसमें इक्विपमेंट्स है वो सब हम लोग स्विचिंग के लिए यूज करते हैं, रेगुलेटिंग के लिए यूज करते हैं, एंड चेंजिंग द लेवल ऑफ सप्लाई वोल्टेज फ्रॉम सब ट्रांसमिशन लेवल ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कैसा होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कैसा है होता है, इसका हम लोग पूरा सिंगल लाइन डायग्राम देख चुके हैं। अभी हम लोग आज का जो सेशन है वो रिसीविंग स्टेशन के ऊपर डिस्कशन करना है मुझे, कि रिसीविंग स्टेशन कैसा होता है। तो रिसीविंग स्टेशन जानने से पहले मुझे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है। उसको हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 800 किलो वोल्ट इनकमिंग सप्लाई आ रहा है ट्रांसमिशन लाइन से, 800 केवी, 400 केवी। ये जो वोल्टेज है ये ट्रांसमिशन लाइन से आ रहा है। ये जो वोल्टेज है इसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बोलते हैं, जो वाया ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आ रहा है। ये आने के बाद 220 केवी में कन्वर्ट होकर के हमारे पास पहुंच रहा है। इसको शॉर्टकट ऐसे करके दिखाया हुआ है, लेकिन आप ये समझो कि हमारे पास ये 220 केवी
या 132 केवी लाइन आ रहा है सब स्टेशन से। ये जो रेंज है वोल्टेज का, इसको हम लोग हाई वोल्टेज बोलते हैं। पहले एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रहेगा, फिर उसको स्टेप डाउन करके हमने हाई वोल्टेज लिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 220 केवी भी आ रहा है वन साइड। ये जो वन साइड दिख रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे सप्लाई है 220 केवी, यहाँ पे है 132 केवी। यहाँ दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो 220 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 220 केवी वोल्ट को, यानी कि 2,20,000 वोल्टेज को 33,000 केवी 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि 33,000 वोल्ट पे ये कन्वर्ट करेगा ये ट्रांसफार्मर। यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर हम देख रहे हैं, ये 132 केवी यानी कि 1,32,000 वोल्ट को 33,000 यानी कि 33,000 वोल्ट में ये कन्वर्ट करेगा। यानी कि दो तरह का इनकमर आ रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ट्रांसमिशन लाइन से दो इनकमर आ सकता है एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में। तो यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक 220 केवी को कैसे ये ट्रांसफार्मर 33 केवी में कन्वर्ट कर रहा है, और ये 132 केवी को ये 33 या 66 केवी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर कोई ट्रांसफार्मर 132 से भी 33 में कर सकता है, दूसरा कोई ट्रांसफार्मर अगर मैं लूंगा तो वो 132 केवी से 66 केवी में भी कन्वर्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर, कितना एमवीए का आप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं। जैसे मैं बोलना चाहता हूं एक वर्ड की 132 केवी को अगर आप 33 केवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 25 एमवीए का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। 25 मेगा वोल्ट एम्पियर का आपको ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा, जिसके ऊपर पूरा डिस्कशन है आज का हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो 33 केवी आ रहा है सप्लाई, ये एक और सब स्टेशन में आ रहा है। ये रिसीविंग स्टेशन है, ये सब स्टेशन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो यह 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेज रहा है। ये एक 11 केवी अलग जा रहा है, ये एक अलग 11 केवी एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा बहुत सारा हम कनेक्शन कर सकते हैं, अलग अलग कनेक्शन जा सकता है। इसी कनेक्शन को हम फीडर बोलते हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग पूछते थे कि सर फीडर क्या होता है। फीडर यही है जो 11 केवी जो 33 केवी से 11 केवी में मैंने कन्वर्ट कर दिया ट्रांसफार्मर के हेल्प से। उसके बाद जो 11 केवी है केवल एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एक एरिया में नहीं जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, ये काफी एरिया में जाएगा। यहाँ पे दो नेटवर्क दिखाने का प्रयास किया गया है, एक 11 केवी का फीडर इधर है और एक 11 केवी का फीडर आपको राइट डायरेक्शन में दिख रहा है। यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है 11 केवी LBS। व्हाट इज द LBS? LBS इज द लोड ब्रेक स्विच। तो LBS कैन ऑपरेटेड ऑन लोड और ऑफ लोड कंडीशन, यानी कि जब हमारा लोड रहेगा तो भी ये ऑपरेट कर सकते हैं। स्विचिंग जैसा ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। लोड रहेगा तो भी कर सकते हैं, जब हमारा सिस्टम लोडेड कंडीशन में है या ऑफ लोड कंडीशन में है तो भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी very good advantage for LBS. It can use as a protective device. यहाँ पे जो आपको गोल सर्कल सा जो दिख रहा है इसको हम LB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको आता है 415 वोल्ट MCCB। तो यहाँ पे एक और सब स्टेशन है, इस सब स्टेशन को हम क्या बोलते हैं? पोल माउंटेड सब स्टेशन। ये 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारे होम के लिए चाहिए, हमारे इंडस्ट्री के चाहिए, कंज्यूमर के लिए चाहिए। तो मेन लास्ट ये जो है 11 केवी से 415 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ MCCB लिखा है। MCCB आपको पता ही है कि MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर को बोलते हैं, जो लोड इंक्रीज होने पे ऑपरेट होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि ओवरलोड कंडीशन में ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा, या शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई फॉल्ट आ गया या कोई भी स्विचिंग सर्किट में इसका हम लोग ये यूज करते हैं। आपको तो मालूम ही है MCC यूनिट के बारे में, तो ये यहाँ हमने यूज किया है। इसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जा रहा है। आफ्टर कन्वर्टिंग 415 इट्स गोइंग टू कंज्यूमर। ये इंडस्ट्री आपको दिख रहा है, फैक्ट्री, यहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं 415। यहाँ पर 3 फेज हम भेज रहे हैं, बट अपने घर के लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग 240 वोल्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 240 वोल्ट है ये सिंगल फेज है, और ये जो इंडस्ट्री के लिए हम लोग यूज करते हैं वो 3 फेज यूज करते हैं। यहाँ की इस पॉइंट पे आपको सिंगल फेज और 3 फेज दोनों मिलेगा यूज करने के लिए। ये पूरा आपका डायग्राम हो गया। एक और पॉइंट था यहाँ पे
RTU, यहाँ पे लिख रहा है RTU, ये बॉक्स जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, व्हाट इज द RTU? RTU क्या है? रिमोट टर्मिनल यूनिट. RTU is the microcontroller based electric device that interface, वो क्या करेगा? इंटरफेस करेगा ऑब्जेक्ट को इन फिजिकल वर्ल्ड, जो भी हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट है उसको वो कनेक्ट करता है, उसको वो इंफॉर्मेशन भेजता है किससे? DCS से, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम. यानी कि इसका काम क्या है कि ये इंटरफेस करता है जो फिजिकली ऑब्जेक्ट है, कोई भी फॉल्ट आ रहा है उसको ये DCS से या एस्काडा भी बोल सकते हैं, सुपरविजरी कंट्रोल डाटा एक्विजिशन, उससे भी ये कनेक्ट करता है. ये दोनों सिस्टम से हो सकता है, DCS से भी हो सकता है और एस्काडा से भी हो सकता है. इसका काम क्या है कि ट्रांसमिट करना जो भी डाटाज है, जो भी डाटा हो रहा है, जो भी डाटा है इससे रिलेटेड, उसको वो ट्रांसमिट करता है DCS और स्काडा के लिए. तो ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया. अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं ये रिसीविंग स्टेशन के बारे में. मेरा आज का जो टॉपिक है ये रिसीविंग स्टेशन के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है और ये सब स्टेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो फर्स्ट हम रिसीविंग स्टेशन देखेंगे, फिर हम सब स्टेशन देखेंगे. एक बार मैं और रिपीट करना चाहता हूं कि 132 केवी को अगर आपको 33 केवी में कन्वर्ट करना है तो 25 मेगा वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा आपको. अगर आपको 33 केवी से 6.6 केवी में कन्वर्ट करना है तो इससे 25 मेगा वोल्ट से कम कैपेसिटी का लेना पड़ेगा. तो मैं बोल सकता हूं कि 15 MVA का ट्रांसफार्मर आप ले लो तो आपका 132 केवी से 33 केवी में पावर 33 केवी में वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाएगा. तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि द 132 केवी मेन रिसीविंग स्टेशन, द 132 kV is stepped down to 33 kV by using 3-winding step down power transformer of capacity 45 MVA and rating 132 kV to 33 kV. यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो 132 kV का मेन रिसीविंग स्टेशन है ये क्या करेगा? 33 kV में कन्वर्ट करेगा हमारे वोल्टेज को विद द हेल्प ऑफ 45 MVA ट्रांसफार्मर. सो यहाँ पे क्लियरली मैं लिख रहा हूँ कि 45 MVA ट्रांसफार्मर से हम लोग 132 केवी वोल्टेज को 33 केवी में कन्वर्ट करेंगे. और 33 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या रहेगा? 33 केवी स्टेप डाउन टू 6.6 केवी बाई 15/2. आप 15 MVA का भी ले सकते हैं या 20 MVA का ले सकते हो. तो 15/20 MVA से आपको 33 केवी से 6.6 केवी में स्टेप डाउन हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें 45 MVA का ट्रांसफार्मर लेना है और यहाँ पे आपको 15/20 MVA का ट्रांसफार्मर लेना है फॉर द स्टेप डाउन द पावर. The step down secondary voltage is connected to the switchboard through the closed type of bus duct. यानी कि जो भी हमको 6.6 केवी स्टेप डाउन करके मिलेगा उसको हम लोग बस डक्ट्स के हेल्प से स्विच बोर्ड में कनेक्शन करते हैं जहां पे 20 बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे 20 नंबर हम लोग ऑयल ब्रेक सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं फॉर द फीड द 125 kVA ट्रांसफार्मर. यानी कि ये 125 kV ट्रांसफार्मर में जाएगा और ये 6.6 kV को 440 में कन्वर्ट कर देगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. यानी हम बोल सकते हैं कि 125 kV का ट्रांसफार्मर 6.6 kV को फिर से 440 में कन्वर्ट कर देगा. तो ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. जो हमने रिसीव किया था 132 केवी उसको हमने 33 केवी में कन्वर्ट किया, 33 केवी से 6.6 केवी में कन्वर्ट किया, फिर 6.6 केवी से 400 में कन्वर्ट किया. यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ बोला था आपको, इस जगह बोला था कि 132 केवी से 33 केवी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 45 MVA का ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा. वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 45 MVA का ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूं और इस प्लेस पे जो आपको 33 केवी से 6.6 केवी मिल रहा था यहाँ पे 11 केवी मिल रहा है. लेकिन मैं जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ ये 6.6 केवी का है ना कि 11 केवी का है. बस इस सिमेटिक डायग्राम में आपको 11 केवी दिखाया गया है. आप 11 केवी भी आप स्टेप डाउन कर सकते हैं लेकिन उसकी कैपेसिटी अलग होगी. यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि 33 केवी से 6.6 केवी अगर कन्वर्ट करना है तो हमें 15 से 20 MVA का ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा. एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग हमेशा ये MVA, KVA
यहाँ केवीए वर्ड यूज कर रहे हैं, एमवीए वर्ड यूज कर रहे हैं इसके रेटिंग को लेकर के, क्यों ऐसा करते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन केवीए, हमेशा इसको हम लोग केवीए में रिप्रेजेंट करते हैं, एमवीए में भी कर रहे हैं क्योंकि ये मेगा वोल्ट हो जा रहा है, ये किलो वोल्ट था। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज देयर आर लॉस अकरिंग इन द ट्रांसफार्मर आर इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर। ये इसका जो भी लॉस है ये पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, और द केवीए इज द यूनिट ऑफ एपरेंट पावर। जो ये केवीए है वो यूनिट है एपरेंट पावर का, ये आपको मालूम ही है। तो ये रियल पावर जो है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के कॉम्बिनेशन से बना है एपरेंट पावर, जो कि केवीए यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इसका जो लॉस है वो पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसका रेटिंग केवीए में लेते हैं। और पावर एंड फ्रीक्वेंसी नॉट चेंजेज, इसका पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों का दोनों चेंज नहीं होता है। ये केवल वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 132 को कैसे हमने 33 केवी में कन्वर्ट किया, और 33 केवी को 6.6 केवी में कन्वर्ट किया, और फिर 6.6 केवी को कैसे 400 में केवी किया, 6.6 केवी को कैसे 400 वोल्ट में कन्वर्ट किया। ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट हम आ रहे हैं 132 केवी स्विच यार्ड रिसीविंग सब स्टेशन। ये क्लियर पिक्चर है आपका 132 केवी सब स्टेशन का। देख सकते हो आपको कैसे 45 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सब स्टेशन के अंदर में, इनकमिंग सप्लाई आ रहा है ट्रांसमिशन लाइन से, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आपका 132 केवी सब स्टेशन है। आज मेरा डिस्कशन इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे 132 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट करेंगे और क्या क्या उसमें इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कुछ इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ भी कुछ दिख रहा है सर्कल जैसा, ये सब क्या है, इस सब को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के चैप्टर में। ये मेरा मेन मोटिव है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम सिंबल की तरफ ध्यान देंगे कि हमारा सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या है 3 फेज इक्विपमेंट्स के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट दिखा रहा है कंडक्टर, इसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ड्राइंग में भी आता है, जो भी सीआईटीएस की जो ट्रेनिंग जो अटेंड कर रहे हैं उनको ये ड्राइंग में भी पूछते हैं सिंबल। अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है ड्राइंग में, अगर डायग्राम से रिलेटेड, तो ये आपका सिंबल आ सकता है डायग्राम बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो कंडक्टर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट ब्रेकर को एक ओपन स्विच जैसा दिखा रहा है और बॉक्स से कवर किया है, ये रिप्रेजेंटेशन है सर्किट ब्रेकर का। तीसरा है आइसोलेटर, ये सिंपल स्विच है, कोई इसके अंदर बॉक्स नहीं है, ये बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 4 ये है आइसोलेटर विद अर्थ स्विच। ये आइसोलेटर तो है, यहाँ भी आइसोलेटर मैंने लिया, लेकिन यहाँ पे एक नीचे हम अर्थिंग कनेक्शन कर दिए हैं, अर्थ स्विच को कनेक्शन कर दिए हैं, तो ये आइसोलेटर विद अर्थ स्विच हो गया है। नंबर 5 है गैपलेस ग्रुप अरिस्टर, इसको हमने स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है। नॉर्मली ये लोग हम कम यूज करते हैं, ज्यादा हमने देखा है सर्ज अरिस्टर को। तो 5वां नंबर में आप ये सर्ज अरिस्टर का डायग्राम बिल्कुल याद रखें। ये स्क्वायर बॉक्स जैसा दिख रहा है ब्लैक कलर का, और ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं पैरेलल्स में। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? सर्ज अरिस्टर का। गैपलेस का भी वही काम है जो सर्व का काम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, दोनों का दोनों ही अरिस्टर है। ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आप जल्दी से इसको जल्दी से आप इसका सिंबल देखिए कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 6 डबल सर्कल दिख रहा है, ये पावर ट्रांसफार्मर का है, जो कि एक प्राइमरी है दूसरा एक सेकेंडरी है। ये प्राइमरी ये सेकेंडरी में 2 टैपिंग दिख रहा है आपको, 2 तरह की वाइंडिंग दिख रही है, इसको हम 3 सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों हम पावर ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है अर्थिंग, नंबर 7। नंबर 8 है आपका सीरीज रिएक्टर, इसको हम लोग ब्लैक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसा इंडक्टर जैसा डायग्राम बनाते हैं। नंबर 9 है लाइन ट्रैप, जो आप सर्कल जैसा डायग्राम देख रहे हैं, ये गोल जैसा जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग वेव ट्रैप बोलते हैं या लाइन ट्रैप बोलते हैं। इसका सिंबल आप देख सकते हो, यहाँ भी सर्कल जैसा दिखा रहा है। नेक्स्ट आता है नंबर 10, ये है सीटी करंट ट्रांसफार्मर। ये तो सभी को पता है, लेकिन इसको कभी कभी गोल से भी रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल शेप में, ये करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल है। नंबर 11 कपलिंग कैपेसिटर एंड कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये क्या किया है, 2 कैपेसिटर को क्या किया, कपल किया है, और साथ में एक ट्रांसफार्मर भी ऐड किया है। इसको हम लोग बोलते हैं सीवीटी, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ही है। ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी है,
ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन इसको हम लोग कैपेसिटर अलग से हम लोग ऐड किए हुए हैं। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, सब अभी आने वाला है। तो जस्ट आप दिमाग में रखिए कि अगर सीवीटी के बारे में कोई बोलता है तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। 2 कैपेसिटर और सेंटर से एक ट्रांसफार्मर का, पावर ट्रांसफार्मर का ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना हुआ है। तो ये सीवीटी है, ये दोनों का दोनों करंट ट्रांसफार्मर एंड सीवीटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। नंबर 12 संट कैपेसिटर, इसको हम लोग कैपेसिटर से रिप्रेजेंट किए हैं। और नंबर 13 संट रिएक्टर, इसको। तो ये आपका टोटल सिंबल हो गया। यहाँ स्विच यार्ड दिख रहा है, इट इज द स्विचिंग स्टेशन विच हैज फ्लोइंग क्रेडिट। क्या क्रेडिट है स्विच यार्ड का? फर्स्ट दे रहा है मेन लिंक बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम विच हैज अ लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई। ये बिल्कुल सिंपल है। सेकंड है स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क। जैसा मेरा नेटवर्क रहेगा उसके हिसाब से हम लोग स्टेप अप करेंगे या स्टेप डाउन करेंगे। तो स्विच यार्ड क्या है? सब स्टेशन ही है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, स्विचिंग ऑन ऑब्लिक ऑफ रिएक्टिव पावर। स्विचिंग ऑन ऑब्लिक ऑफ रिएक्टिव पावर कंट्रोल डिवाइस विच हैज इफेक्ट ऑन क्वालिटी पावर। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिएक्टिव पावर। व्हाट इज द रिएक्टिव पावर? रिएक्टिव पावर क्या है? एक अनयूज्ड पावर है। रिएक्टिव पावर क्या है? एक अनयूज्ड पावर है। इट इज कॉजेज अनवांटेड करेंट, इट कॉजेज अनवांटेड करंट ऑन एसी ट्रांसमिशन। जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें एक अनवांटेड करंट फ्लो होता है, वही वो कैसे फ्लो होता है? विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिव पावर। अगर रिएक्टिव पावर को जीरो कर देंगे तो क्या आपको रियल पावर मिल पाएगा? क्या उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या रिएक्टिव पावर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? रिएक्टिव पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Why it's important? Reactive power is used to provide the voltage level. Reactive power is used to provide voltage level necessary for active power to do useful work. यानी कि जो एक्टिव पावर है उसको हमको वर्क में लेना है। जो भी हम लोग घर में यूज कर रहे हैं जो पावर, वो सब क्या है? एक्टिव पावर ही है। लेकिन उस एक्टिव पावर को यूज करने के लिए हमको रिएक्टिव पावर भी चाहिए। रिएक्टिव पावर क्या करता है? एक वोल्टेज मेंटेन करता है। तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डिवाइस, इसको हम ऑन या ऑफ करके डिवाइस के थ्रू, ये शंट रिएक्टर के हेल्प से इसको हम कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में। नेक्स्ट आपका है मेन बस बार। मेन बस बार। सो व्हाट इज द मेन बस बार? तो बस बार आर कंडक्टिंग बार्स to which a number of local feeders are connected। पूछते हैं कि सर बस बार क्या होता है? तो बस बार एक ऐसा, मेन बस बार या बस बार एक ऐसा है जहां से हम लोग बहुत सारे लोकल फीडर को कनेक्शन करते हैं। जहां पे ज्यादा लोकल फीडर दिख रहा है वही हमारा बस बार है। ऐसे इधर भी सब ये बस बार है, जो भी कनेक्शन है आगे आप देख पाओगे। लेकिन ये जो बस बार है मेन बस बार, वहां से हम लोग काफी सारा फीडर लेते हैं। जैसे आपको पहले डायग्राम में दिखाया था कि 11 केवी एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जा रहा है, दूसरा कंज्यूमर सेंटर में जा रहा है, 2 हमने दिखाया था। यहाँ आप देख सकते हो ये फीडर जो दिख रहा है, तो ये कहाँ से जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ बस बार। यहाँ से हमने बस बार कनेक्शन किया है। यहाँ से बहुत सारे फीडर्स जा रहे हैं, एक इंडस्ट्री में जा रहा है, एक कंज्यूमर में जा रहा है, एक दूसरे प्लांट में जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग बस बार कनेक्शन करके यहाँ भी बस बार कनेक्टेड होते हैं। वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 bus bar known as main bus bar and transfer bus bar. There are 2 different types of bus bar. One is main bus bar और दूसरा होता है ट्रांसफर बस बार। उसको हम ऑक्सिलरी बस बार भी बोलते हैं, ट्रांसफर बस बार को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बस बार दिख रहा है, यहाँ जनरेटिंग स्टेशन से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर के आ रहा है। यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहा है सर्किट ब्रेकर, यहाँ भी स्क्वायर बॉक्स सर्किट ब्रेकर है। आइसोलेटर, यहाँ पे एक हमारा वर्ड आया है आइसोलेटर, दोनों तरफ यूज किया गया है आइसोलेटर। और बीच में हमारा ट्रांसफार्मर भी है और सर्किट ब्रेकर भी है। इस प्लेस पे हम लोग ट्रांसफार्मर भी यूज कर रहे हैं। अगर ट्रांसफार्मर नहीं यूज करना है तो उसके ट्रांसफार्मर यूज तो करना ही है, साथ में उसको एक सर्किट ब्रेकर भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, डिपेंड्स अपॉन कैसा हमारा पर्पस है। तो बस बार ऑपरेटेड एट कांस्टेंट वोल्टेज, ये जो बस बार है वो कांस्टेंट वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। बस बार इज इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो भी बस बार है वो इंसुलेटेड होता है एक दूसरे से। ईच जनरेटर एंड फीडर मे बी कनेक्टेड टू आइदर बस बार विद द हेल्प ऑफ बस कपलर। यानी कि मैंने अभी 2 बस बार लिया, तो भाई दोनों बस बार को हम
मेन बस बार नहीं बोलेंगे। एक को मैंने यहाँ मेन बस बार बोला है, आप देख सकते हो नीचे में ये मेन बस बार है, उसके पैरेलल एक और मैंने बस बार लिया है इसके हेल्प से, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर बस बार या ऑक्सिलरी बस बार, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको हम लोग किससे कनेक्शन किए हैं, बस कपलर से किए हैं। यही बस कपलर है जो ये दोनों बस को कनेक्शन करेगा, बीच में एक सर्किट ब्रेकर है। बाकी ये जो नीचे का अरेंजमेंट है यहाँ पर सेम है, जो मैं नहीं दिखाया हूँ, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वही सेम है। यानी कि यहाँ दो तरह का सप्लाई आ सकता है, एक डायरेक्ट ऊपर से भी आ सकता है मेन बस बार से, और एक है, तो डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट हम लोग मेन बस बार भी यूज करते हैं और ट्रांसफर दोनों भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बस बार हो गया, यहाँ पर मेन एंड ट्रांसफर बस बार अरेंजमेंट हो गया। तो ये सारे बस बार के अरेंजमेंट है फॉर द for the purpose of the transmission and distribution. Each generator and feeder may be connected to either bus bar with the help of bus coupler, which consists of a circuit breaker and isolator. ये complete हो चुका है। नेक्स्ट आपका आ रहा है सब स्टेशन लेआउट। हमारा सब स्टेशन का लेआउट कैसा है, तो ये आपके सामने दिख रहा है कि बाहर से देखने में सब स्टेशन कैसा लगता है। तो ये मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे ये सप्लाई, यहाँ से 3 फेज सप्लाई आ रहा है, एक है आर फेज, एक है वाई फेज और एक है बी फेज। ये इनकमर है सब स्टेशन का। ऊपर में एक अर्थ वायर आपको दिख रहा है, ये पहले आते ही लाइटनिंग अरिस्टर में आता है। ये एलए है, लाइटनिंग अरिस्टर। हम अभी देखने वाले हैं कि लाइटिंग अरिस्टर कैसा होता है फिजिकली देखने में। आप जस्ट ये रिमेंबर रखो कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन से सप्लाई इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में पहुंचेगा तो वो ट्रांसमिशन लाइन में आएगा, वो लाइटनिंग अरिस्टर में आएगा। लाइटनिंग अरिस्टर के बाद वो सीधे सीवीटी में जाता है, कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जाता है। आफ्टर कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर ये सर्किट ब्रेकर में जाएगा। सर्किट ब्रेकर में जाने से बाद वो सर्किट ब्रेकर में जाने से पहले वो सीटी में भी जाता है, करंट ट्रांसफार्मर में जाता है। तो पहले पीटी आ जाएगा, सीवीटी, फिर करंट ट्रांसफार्मर आएगा, करंट ट्रांसफार्मर के बाद फिर सर्किट ब्रेकर आएगा। इन सब के बीच में मेरे को जीओएस दिख रहा है। व्हाट इज द जीओएस? जीओएस इज अ ग्रुप ऑपरेटेड स्विच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑपरेटेड स्विच। इट विल यूज फॉर मेक एंड ब्रेक। तो इसको जीओएस भी बोल सकते हैं या आइसोलेटर भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद जगह जगह आपको दिख रहा है, यहाँ भी जीओएस है, यहाँ भी जीओएस है। अगर मेरे को इधर वर्क करना है इस सर्किट ब्रेकर के अंदर में मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दो आफ्टर शट डाउन ऑफ कंप्लीट सब स्टेशन वी हैव टू फिजिकली ओपन दिस बोथ साइड आइसोलेटर। आफ्टर ओपनिंग वी कैन आइडेंटिफाई कि यार कोई भी इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रहा है, फिजिकली आपको दिखेगा। उसके बाद इसको अर्थिंग करने के बाद ये इसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग कंप्लीट देख सकते हैं कि पूरा फिजिकली डिस्कनेक्टेड है, नहीं कोई भी वोल्टेज तो नहीं है प्रेजेंट। उसके लिए हम लोग ये जीओएस का यूज करते हैं। यहाँ पे फिर ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइटिंग रजिस्टर देख रहे हैं और सर्किट ब्रेकर। तो दिस इज द लेआउट। जस्ट मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में एलए रहेगा और लास्ट में भी एलए रहेगा। एलए बोले तो लाइटनिंग अरिस्टर। तो ये हमारा है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए 132 kV ऑब्लिक 33 kV सब स्टेशन। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सिंगल लाइन डायग्राम है। तो सिंगल लाइन डायग्राम होता क्या है? तो सिंगल लाइन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पावर सिस्टम यूजिंग द सिंपल सिंबल। जो हमने सिंबल अभी पढ़ा है उससे हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है। फॉर ईच कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम। इन द सिंगल लाइन डायग्राम, जो भी सिंगल लाइन डायग्राम है उसमें द सिस्टम कंपोनेंट्स इज यूजुअली drawn in the form of their symbol। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमने सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे केवल सिंबल ही आपको दिख रहे हैं। इस सिंबल से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लेस पे हम क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है, डॉटेड लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है। ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सीधा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आ रहा है। यहीं पे आपका इनकमर है, ट्रांसमिशन लाइन आके इसी सब स्टेशन में इनकमर कर रहा है, इनकमिंग कर रहा है।
यहाँ से इनकमिंग करने के बाद एक हम लोग करंट ट्रांसफार्मर लगाए हैं, साथ में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी लगाया है, यहाँ पे एक लाइटनिंग रजिस्टर भी हमने लगाया है। या जब ये 132 केवी सप्लाई आएगा यहाँ तक, तो ये जो दोनों तरफ क्रॉस जो दिख रहा है ये है आइसोलेटर, जो GOS करके मैं बताया था उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो 132 केवी का स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है वो बस बार है, मेन बस बार। उसके बाद आपका एक और सीटी दिख रहा है, सीटी के बाद एक ये सर्कल सा जो दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर है, 45 MVA का ट्रांसफार्मर है जो 132 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप 33 केवी देख सकते हैं, ये बस बार है 33 केवी का, तो इसको ये स्टेप डाउन करके यहाँ तक भेज रहा है। इसके बीच में एक और क्रॉस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है GOS को, यानी कि ग्रुप ऑपरेटेड स्विच, या इसको आइसोलेटर भी बोल सकते हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आइसोलेटर। तो ये आपका कंप्लीट SLD हो गया। यहाँ के बाद स्ट्रेट लाइन 3 दिख रहा है, ये क्या है? ये फीडर है जो बस बार से कनेक्टेड है। अभी हमने बस बार का बारे में देखा था, वहां भी कनेक्शन थे बहुत सारे। तो ये आपका फीडर है स्ट्रेट लाइन। तो फीडर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द बस बार। यहाँ पे बस कपलर लिख रहा है। बस कपलर क्या है कि एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में मुझे सप्लाई भेजना है, इसके बगल में एक और सब स्टेशन है माय फ्रेंड, तो वहां पे सप्लाई भेजना है। उस सप्लाई को हम लोग कैसे भेजेंगे? विद द हेल्प ऑफ बस कपलर, यानी कि दो बस को कपलिंग करेगा। यहाँ भी आपको दिख रहा था बस कपलर, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा था? वर्ड बस कपलर। वही बस कपलर को मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, बस कपलर कि एक दूसरे बस बार को कनेक्शन करेगा विद द हेल्प ऑफ ये, फिर आपको दूसरे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में भी जा सकता है। तो ये हमारा 132-33 केवी का सब स्टेशन है, इसी के बारे में मुझे डिस्कस करना है आज का। लेकिन इसके बगल में एक और सब स्टेशन है, कंप्लीट सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। ये जो सब स्टेशन है ये दूसरे इलाके में है, ये सब स्टेशन जो है वो दूसरे एरिया में है। आज का जो डिस्कशन है इसके ऊपर है 132 केवी टू 33 केवी। ये भी आपका इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन ही है। ये इसके कंपैरिजन में बड़ा सब स्टेशन है। यहाँ दो तरह का आपको दिख रहा है लो वोल्टेज, यहाँ 45 MVA ट्रांसफार्मर, यहाँ भी 45 MVA ट्रांसफार्मर, यहाँ भी फीडर है, यहाँ भी 33 केवी है, यहाँ भी 33 केवी। सेम डायग्राम इधर भी है, यहाँ भी दो सब स्टेशन है ऐसा। तो ये कंप्लीट अरेंजमेंट है 132 केवी टू 33 केवी। हमको आज का डिस्कशन इस पे है 132 केवी टू 33, इसको हम जो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है ये 132 केवी टू 33 केवी सब स्टेशन है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, इस सब स्टेशन के अंदर में हम लोग क्या क्या एलिमेंट्स देख रहे हैं? फर्स्ट है मेन बस बार। फर्स्ट है हमारा मेन बस बार। बस बार ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग सर्क्यूट कनेक्टेड टू द बस बार। सेकेंड वन इज अ सर्क्यूट ब्रेकर। सर्क्यूट ब्रेकर क्या होता है? ऑटोमेटिक स्विचिंग ड्यूरिंग नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन। Once again, I am telling automatic switching during normal and abnormal condition. This is the working of a This is the purpose of a circuit breaker. थर्ड आ रहा है आइसोलेटर। सो डिस्कनेक्शन अंडर नो लोड कंडीशन। ये जो आइसोलेटर है ये डिस्कनेक्ट करेगा सर्क्यूट को ऑन नो लोड कंडीशन फॉर सेफ्टी, आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस। मुझे क्या करना है? मुझे जो सर्क्यूट ब्रेकर है उसके ऊपर वर्क करना है, उसका मेंटेनेंस करना है। उसके लिए हम लोग आइसोलेटर का यूज करेंगे। आइसोलेटर को क्या करेंगे? हम लोग ओपन कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग सर्क्यूट ब्रेकर का मेंटेनेंस करेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थिंग स्विच, यानी टू डिस्चार्ज द वोल्टेज ऑन डेड लाइन टू द अर्थ। हम लोग डिस्चार्जिंग के लिए अर्थ स्विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है करंट ट्रांसफार्मर, टू स्टेप डाउन द करंट फॉर मेजरमेंट, control and protection. So that purpose you are using this current transformer. Next one is
potential transformer to step down the voltage for measurement, control and protection. Same thing. Next are a lightning arrestor to discharge lightning over voltage and switching over voltage to earth. यानी कि लाइटनिंग रजिस्टर का क्या काम है, ये डिस्चार्ज करता है लाइटनिंग को, यानी कि जो सर्ज लाइटनिंग है, जो सर्ज, इसको सर्ज रजिस्टर भी बोलते हैं। जो भी लाइटनिंग्स आते हैं, जब भी थंडर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जब भी बिजली कड़कती है, या हाई वोल्टेज ड्यूरिंग रेनी सीजन में जो आता है ड्यू टू लाइटनिंग्स इफेक्ट, तो वो इसको डिस्चार्ज करने का काम करता है। सो टू डिस्चार्ज द लाइटनिंग ओवर वोल्टेज एंड स्विचिंग ओवर वोल्टेज टू द अर्थ, ये डिस्चार्ज करके अर्थ को देता है। इसलिए हमको सब स्टेशन के स्टार्टिंग में ही लगाते हैं कि जो भी अनवांटेड हाई वोल्टेज सिग्नल्स आएंगे ड्यू टू लाइटनिंग इफेक्ट, इट विल डिस्चार्ज टू द अर्थ। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लाइटनिंग रजिस्टर मे बी स्पार्क गैप और मे हैव ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइटनिंग रजिस्टर के अंदर में हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया या जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सारे मटेरियल यूज करते हैं फॉर द डिस्चार्जिंग पर्पस। इट्स विल बी वर्क एज द ब्लॉक, कभी कभी ये ब्लॉक के जैसा रिप्रेजेंट करेगा और कभी वेरी लो रेजिस्टेंस जैसा रिप्रेजेंट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक्स। तो अगर मेरा 132 kV आ रहा है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कोई काम नहीं है। अगर 132 से ज्यादा जाएगा तो उसको अरेस्ट करके ग्राउंड में भेज देगा। नेक्स्ट आता है पावर ट्रांसफार्मर। सभी को मालूम है कि पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, टू स्टेप अप या स्टेप डाउन द वोल्टेज एंड ट्रांसफर द पावर वन AC वोल्टेज टू अनदर AC वोल्टेज एट सेम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोग जो पावर ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 45 MVA का है, जो 132 kV को 33 kV में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है लाइन ऑब्लिक वेव ट्रैप। Line oblique wave trap. What is the purpose of line oblique wave trap? To prevent high frequency signal from earthing other zone. यानी कि जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आ रहे हैं उसको प्रिवेंट करता है और उसको हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ PLCC, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका आता है शंट रिएक्टर, सीरीज रिएक्टर। शंट रिएक्टर का यूज हम करते हैं टू प्रोवाइड द रिएक्टिव पावर कंपनसेशन ड्यूरिंग द लो लोड्स। यानी कि ये जो नॉर्मली शंट रिएक्टर EHV सब स्टेशन में यूज होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन में यूज करता है। वैसे आपका सीरीज रिएक्टर्स है, शंट कैपेसिटर है और सीरीज कैपेसिटर है। शंट कैपेसिटर का यूज हम कहाँ करते हैं, और सीरीज कैपेसिटर, जैसे सीरीज कैपेसिटर मैं बताना चाहता हूँ कि कंपनसेशन ऑफ सीरीज रिएक्टेंस ऑफ ओवरहेड लाइन। सो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 1 to 9 नंबर है जो कि हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। बाकी ये सब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है आपका टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। ओवरहेड लाइन में क्या क्या इंसुलेटर था, तो एक है पिन टाइप इंसुलेटर, दूसरा सस्पेंशन टाइप और तीसरा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर और चौथा है सैकल टाइप इंसुलेटर। तो ये जो डायग्राम है ये पिन टाइप इंसुलेटर है, दूसरा जो डायग्राम है वो शैकल टाइप इंसुलेटर है, तीसरा जो दिख रहा है ये डायग्राम ये स्ट्रेन टाइप है और ये जो है चौथा आपको जो दिख रहा है सस्पेंशन टाइप है। ये हमेशा वर्टिकली रहता है, ये स्ट्रेन है हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। देखने में एक जैसा ही दिखेगा लेकिन इसको हम लोग स्ट्रेन को हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल फेज में कनेक्शन करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये पूरा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मेरा ट्रांसमिशन लाइन एंड हो रहा है वहां पे इसको हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो LT सिग्नल हो या ST सिग्नल हो। तो यहाँ भी हमने यूज किया है जो आपको दिखेगा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट है सस्पेंशन टाइप। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी आपको दिखेगा। और ये सब जो है लो वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंप्लीट ब्रीफली बताया गया है कि पिन टाइप इंसुलेटर जो है, पाइन टाइप इंसुलेटर जो है LT ST डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं, नॉट एबव 66 kV। टाइप इंसुलेटर यूज नहीं करेंगे। सस्पेंशन बोले तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करेंगे मोर देन 33 kV, जहां पे हम लोग 33 kV से 33 kV सप्लाई ऊपर चला जाएगा वहां पे हम लोग सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करेंगे। स्ट्रेन टाइप एट इंड और शार्प कर्व,
यानी कि हम लोग जहां पे इंड हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन का या कोई भी एलटी या एसटी लाइन का, वहां पे हम लोग स्ट्रेन टाइप यूज करेंगे। और शैकल टाइप जो है एट द स्ट्रेन इंसुलेटर ऑन द एलटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 240/440 वोल्ट। तो साइकिल टाइप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है साइकिल टाइप। ये वर्टिकली भी कनेक्टेड होता है और हॉरिजॉन्टली भी कनेक्टेड होता है, और इसके ऊपर आपका कंडक्टर रहेगा फॉर द यू शेप में, ऐसा कंडक्टर रहेगा। एक तरफ से आके यहाँ पे हम लोग इंड करते हैं, या टर्निंग पॉइंट के लिए भी इसका यूज करते हैं। साइकिल टाइप ऑफ। नेक्स्ट आपका आ रहा है 132 kV 3 फेज लाइन। जो 132 kV जो सप्लाई लाइन है वो सीधा हमारे इनकमर से आ रहा है। जो आप देख सकते हो कि ये सब स्टेशन जो है, सब स्टेशन का जो इनकमर है, ये जो आपको ट्रांसमिशन लाइन दिख रहा है, ये लास्ट ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ से सीधा सप्लाई इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि 132 kV 3 फेज RYV इनकमर इन द गैंट्री। ये जो पोर्शन है जहां पे ये सप्लाई आ रहा है, ये जो बॉक्स जैसा जो दिख रहा है ना, ये जो स्क्वायर जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको आगे दिखेगा क्लियरली। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंट्री बोलते हैं। यानी कि इनकमर जहां पे आएगा सब स्टेशन के पास, उसको हम लोग गैंट्री बोलते हैं। द स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज फॉर डेड एंड। बोला यहाँ पे ना कि आपको स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर यूज करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है यहाँ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर? यस, यहाँ आपको दिख रहा है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर आ रहा है, ये यहाँ पे आकर इंड हो जा रहा है। ये जो इंसुलेटर लाइन, ये इंसुलेटर है, ये कैसा है? स्ट्रेन टाइप का है। यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो ये 12 से 13 रहेगा, 12 या 11 to 12 पीस रहेगा। 1 2 3 4, एक कैरी करता है 11 kV। अगर मेरे को 132 kV का है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना नंबर ऑफ ये डिस्क लगाना पड़ेगा। ये पोर्सलिन टाइप का आप काउंट करोगे तो 11 to 12 आएगा। Here only one side of 3 phase is coming. This is important. Only one side of 3 phase supply is coming to this electrical substation. कोई भी electrical substation है, वहां पर 3 phase का इनकमर चाहिए, सप्लाई चाहिए। यहाँ दोनों तरफ से सप्लाई आ रहा है, लेकिन सबस्टेशन के अंदर केवल 3 phase ही आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि the earthing wire is meet at both point of the gantry। जो भी अर्थिंग वायर है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग वायर जो हमें गैंट्री के दोनों एंड पॉइंट पे मिलेगा। आगे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो गैंट्री जो बोल रहा है, जो अर्थिंग पॉइंट मीट कर रहा है, ये डायग्राम है। ये दोनों पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरे पॉइंट हो गया, ये पूरा गैंट्री है। दोनों पॉइंट पे अर्थिंग वायर मीट कर रहा है, मिल रहा है। The jumper is connected between the conductor and the wave trap। ये जो है आपका वेव ट्रैप है। यहाँ जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर है, यहाँ से हमने क्या किया है? इसको कनेक्शन किया है। किसको कनेक्शन किया है? वेव ट्रैप को किया है with the help of jumper। jumper is also important। यहाँ पे हम जंपर देखा आपने? शायद लास्ट साइड में आपने जंपर नहीं देखा होगा, ध्यान आपने नहीं दिया, शायद मेरी भी ध्यान नहीं गई थी। जंपर आपको जंपर ये है, ये आपका जंपर है। ये जो कंडक्टर जो कनेक्टेड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंपर। ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये कंडक्टर, इसको हम लोग जंपर बोलते हैं। ACSR कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज किया हूँ जंपर। द जंपर इज कनेक्टेड बिटवीन द कंडक्टर एंड द वेव ट्रैप। यहाँ पे जंपर ही कनेक्टेड है। द डिस्क ऑफ द इंसुलेटर इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो डिस्क है इंसुलेटर का, वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। आपको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल, तो उसको हम लोग स्ट्रेन टाइप ऑफ इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लाइटनिंग अरिस्टर। ये आपका कंप्लीट गैंट्री दिख रहा है, इस पोर्शन को हम लोग गैंट्री बोलते हैं। तो ये है लाइटनिंग अरिस्टर। So surge arrestor are provide to ground the over voltage surges causes the switching and lighting surges। जैसे मैंने आपको बताया था लाइटिंग अरिस्टर का क्या यूज है, वो हमने यहाँ पे लाइटिंग अरिस्टर यूज किया है। ये आपको दिख रहा है 1 2 3, ये बैक साइड में ये तीनों का तीनों लाइटनिंग अरिस्टर है। इट्स विल यूज फॉर surge arrestor provide the leakage path to the ground where the system voltage rise above the specified voltage। मैंने एक स्पेसिफाइड वोल्टेज बोला है कि वो 132 kV मेरे को सब स्टेशन के अंदर चाहिए, लेकिन ये 132 kV से ज्यादा जा रहा है। अगर इससे ज्यादा जाएगा तो ये लाइटनिंग अरिस्टर
काम में आएगा और उसको अरेस्ट कर देगा और ग्राउंड में भेज देगा, जो एक्सेस वोल्टेज है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में यूज होता है और एंडिंग में यूज होता है। ये जो लाइटनिंग रजिस्टर है ये एंड में यूज हो रहा है, यानी बोले तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके जस्ट पहले यूज हो रहा है। जो भी ये तो पहले अरेस्ट कर देगा स्टार्टिंग में, जो भी हाई वोल्टेज सब स्टेशन के अंदर में अगर आएगा ड्यू टू लाइटनिंग होगा तो यहाँ भी तो लाइटनिंग हो सकता है सब स्टेशन के ऊपर में, तो यहाँ के सब स्टेशन के अंदर में अगर जो हाई वोल्टेज अगर आएगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तो उसको ये अरेस्ट करेगा, जो ट्रांसफार्मर के पहले लगा हुआ है लाइटनिंग रजिस्टर। इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग में हम लोग लगाते हैं। एंडिंग बोले तो बिफोर द ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे कंप्लीट जो भी हाई वोल्टेज है वो अरेस्ट हो जाएगा और कंप्लीट 132 kV सप्लाई हमको ट्रांसफार्मर के अंदर में जाएगा। यहाँ पे लिखा है लाइटिंग रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन फेज एंड ग्राउंड। जो भी लाइटिंग रजिस्टर है हम उसको फेज और ग्राउंड के बीच में कनेक्शन करते हैं, पैरेलल है, आप देख सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेव ट्रैप WT, ये है आपका वेव ट्रैप। सो यहाँ ड्रमबेल लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एक सर्कुलर ड्रमबेल 1 2 3 4 5 6 120 डिग्री एंगल है। अगर इसमें 3 अगर हम देखेंगे तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ऊपर में भी है और नीचे भी है। तो वेव ट्रैप का पर्पस क्या है हमारा, जैसा कि मैं कहा था कि टू प्रिवेंट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम अर्थिंग अदर जोन। So wave trap is used to protection of substation equipment from high frequency wave and communication between the substation. This is used for communication purpose. In the sense, इन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन जहां कंट्रोलिंग रूम रहता है वहां से आप फोन से बात कर सकते हो दूसरे सब स्टेशन में। तो ये कोई दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, ये इसी ट्रांसमिशन लाइन से कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है। क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजता है, उसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं और कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। वही बोल रहा है, फ्रॉम द हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सब स्टेशन। तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके इसको हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। वेव ट्रैप इज यूज्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सब स्टेशन। ये क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है, VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड थ्रू द सेम पावर लाइन। ये जो ट्रांसमिशन लाइन से जो सप्लाई आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है काफी ज्यादा होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रहते हैं, उसको ट्रांसमिट करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सेंड्स इंटर ट्रिप सिग्नल टू द अदर एंड सर्किट ब्रेकर सो दैट फॉल्ट कैन बी आइसोलेटेड एट अर्लीस्ट टाइम। ये एक तरह का इंटर ट्रिप सिग्नल ही भेजता है सर्किट ब्रेकर को कि सिग्नल का परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ड अपॉन दैट वो सर्किट ब्रेकर भी ट्रिप करता है। तो इसी वेव ट्रैप के कारण हमने पीटी की जगह सीवीटी यूज किया है। जो कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो यहाँ दिख रहा है, एक्चुअली ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, लेकिन इसमें हमने यूज किया है कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो पहले मेरा जो इनकमिंग सप्लाई था वो कहाँ आएगा, लाइटिंग रजिस्टर में आएगा। लाइटिंग रजिस्टर में आने के जस्ट बाद ये वेव ट्रैप में भी आएगा विद द हेल्प ऑफ जंपर। इसका काम क्या है, वेव ट्रैप यूज्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सब स्टेशन। मुझे एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में बात करना है तो विद द हेल्प ऑफ ये वेव ट्रैप ही हम बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए हम लोग PLCC यूज करते हैं, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। जब मैं इंडोर को एक्सप्लेन करूंगा फिर इस टॉपिक पे आऊंगा कि वेव ट्रैप का कैसे सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी PLCC में जाता है, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन में, और कैसे PLCC वर्क करता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। पर right now you can remember only what is the wave trap, how it will look and what is the purpose. Now capacitive voltage transformer CVT, this is connected parallel to the ground, parallel है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये कैसा ट्रांसफार्मर है हमारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। शुड बी ओपन सेकेंडरी। जो भी मेरा जो भी मेरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये जो कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। ये है आपका कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये जो स्टेट जो दिख रहा है ये हमारा कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। तो इसका यूज क्या करते हैं, व्हेन वी सॉर्ट द सेकेंडरी ऑफ द पीटी। जब हम लोग पीटी का सेकेंडरी सॉर्ट करते हैं, यहाँ लिख रहे हैं ना कि यहाँ पे हमेशा ओपन करते हैं, अगर आप सॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। व्हेन वी सॉर्ट द सेकेंडरी ऑफ द पीटी, अ हाई करंट फ्लो थ्रू द secondary circuit. This is because of the low regulation. In case of short circuit of the
secondary travels, there are fuse will be blow out of the fuse will be ओपन सर्क्यूट। यानी कि मैं सिंपल बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो करंट राइज हो जाएगा। हम लोग पीटी का सेकेंडरी हमेशा ओपन करते हैं, क्यों करते हैं? अगर शॉर्ट कर देंगे तो करंट वेरी हाई होगा, राइज होगा बहुत ही ज्यादा, एंड दिस अ वेरी हाई रेसिस्टेंस इज मेंटेन इन सेकेंडरी, और ये काफी ज्यादा हाई रेसिस्टेंस मेंटेन करेगा सेकेंडरी में। इसलिए हम लोग हमेशा पीटी का जो सेकेंडरी है उसको हम लोग ओपन ही रखते हैं। दिस इज यूज फॉर मेजरमेंट पर्पस। The primary voltage applied in a series with the capacitor group, the voltage across the capacitor is taken to the auxiliary PT. The secondary of the auxiliary PT is taken for the measurement and protection. जो सेकेंडरी ऑफ पीटी है इसका हम लोग क्या किस लिए यूज करते हैं? फॉर द मेजरमेंट। ये वोल्टेज 132 केवी है, क्या आप 132 केवी का मीटर लगा सकते हो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन के अंदर में? नो, वी आर ओनली यूजिंग डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर, एंड दैट रेंज विल बी ओनली 1 to 220 और 400 ऐसा रहेगा रेंज, ज्यादा 500 तक आप रख सकते हो, लेकिन उस रेंज में तो 132 की भी आएगा ना। इसके लिए हम लोग स्टेप डाउन ये ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। द सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट एसी फॉर द मीटरिंग पर्पस। यहाँ क्लियर लिख रहा है 110 वोल्ट हम लोग एसी यूज करते हैं फॉर मीटरिंग पर्पस के लिए। तो 132 केवी को ये कन्वर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो, यानी कि 100:1, 1000:1 ऐसा रेशियो में वो कन्वर्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रिकल जो इंडोर सब स्टेशन है जहां पर कंट्रोलिंग पैनल्स लगे हैं वहां वो सिग्नल जाएगा। नेक्स्ट आता है आइसोलेटर। आप देख सकते हो ये आइसोलेटर है, इट विल बी डिस्कनेक्ट ड्यूरिंग स्विच ऑफ कंडीशन। जब मेरा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन स्विच ऑफ है उस समय ये ओपन करेंगे, ये दोनों तरफ होता है मैं बताया था, और बीच में आपको सर्किट ब्रेकर रहता है जिसका हमको मेंटेनेंस करना है, उसको हमको एनालाइज करना है। उसके लिए पर्पस के लिए फिजिकली हम देख सकते हैं ये अभी कनेक्शन मोड में है, ये तीनों का तीनों ऑन मोड में है, कनेक्टेड मोड में है। ये बीच से ओपन हो जाता है ऊपर की तरफ। जब आप फिजिकली इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप कंट्रोल रूम से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिजिकली भी बाय विद द हेल्प ऑफ हैंडल। यहाँ पे एक हैंडल है जिसके हेल्प से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आइसोलेटर। नेक्स्ट आता है करंट ट्रांसफार्मर। दिस इज द करंट ट्रांसफार्मर, यू कैन सी हियर 1 2 3, ये 3 फेज करंट ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका पर्पस सेम है जैसे वोल्टेज ट्रांसफार्मर आप लोग जानते हैं, वैसे ये भी करंट ट्रांसफार्मर है। इसका सेकेंडरी कभी ओपन नहीं होता है और इसका यूज हम हमेशा सीरीज में करते हैं। जैसे करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल में भी आपको दिखाया था कि ये हमेशा सीरीज में कनेक्शन रहता है, और इसका सेकेंडरी में केवल वाइंडिंग होता है। प्राइमरी तो ये लाइव कंडक्टर जो दिख रहा है स्ट्रेट, ये इसका प्राइमरी कोर से जा रहा है, कोर के बीच से ये कंडक्टर जा रहा है 3 फेज का, और ये सर्कुलर शेप का तो होता ही है, आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा ही होगा। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर हो गया जो कि दिख रहा है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के अंदर में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये है सर्किट ब्रेकर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे जो हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हैं वो SF6 है, यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हम लोग सर्किट ब्रेकर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इस पे डिस्कशन हमको ज्यादा करना है सर्किट ब्रेकर के ऊपर में। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर यू आर यूजिंग, वो हम दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके लिए अलग हमको क्लास लेना पड़ेगा सर्किट ब्रेकर के बारे में बताने के लिए कि कितने तरह के यूज करते हैं, क्या उसका रेंज है। बट यहाँ पे मुझे फोकस करना है SF6 सर्किट ब्रेकर के ऊपर। ये जो आपको सर्किट ब्रेकर जो दिख रहा है ये है SF6 सर्किट ब्रेकर। और ये जो अगल बगल में जो देख रहे हो ये पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर है ये सब बस बार है। ये जो ऊपर में आपको जो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये पीछे में 1 2 ऊपर में एल्युमिनियम का रॉड दिख रहा है ना, ये पोस्ट इंसुलेटर है। बगल में एक और सब स्टेशन है, उसको पावर सप्लाई चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ ये पोस्ट इंसुलेटर वी कैन सेंड द पावर सप्लाई टू द अनदर सब स्टेशन। यहाँ पे हमको डिस्कशन करना है सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो ये SF6 सर्किट ब्रेकर का क्या एडवांटेज है? एक्सलेंट इंसुलेटिंग, यानी कि इसका इंसुलेशन क्या है? एक्सलेंट है। SF6 गैस इज ग्रेटर एडवांटेज। गैस इज नॉन इनफ्लेमेबल, यानी कि जो भी इसका गैस होगा उसमें फ्लेबल नहीं है, इनफ्लेमेबल है। एंड केमिकल स्टेबल, ये केमिकल स्टेबल भी है। नो राइज ऑफ फायर, इससे इस गैस से कोई भी फायर होने की आशंका नहीं है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा होता है क्योंकि 5 सल्फर जुड़ा हुआ है।
सल्फर से, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, 6 फ्लोराइड जुड़े हुए हैं सल्फर से, इसलिए इसका डाइलेक्ट्रेशन काफी अच्छा होता है। परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर, इसका जो परफॉर्मेंस है इसको एटमॉस्फेयर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा, चाहे वो गर्म का सीजन रहे या ठंड का सीजन हो, इसके परफॉर्मेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा SF6 गैस के ऊपर में। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, नो नॉइज लाइक एयर ब्लास्ट सर्क्यूट ब्रेकर, इसमें एयर ब्लास्ट सर्क्यूट जैसा कोई भी नॉइज नहीं आता। जैसे आप एयर ब्लास्ट सर्क्यूट ब्रेकर यूज करोगे, एसीबी एयर ब्लास्ट सर्क्यूट ब्रेकर, उसमें नॉइज आता है ड्यूरिंग ट्रिपिंग कंडीशन में, यहाँ पे कोई नॉइज नहीं आएगा। और मिनिमम मेंटेनेंस है, इसका मेंटेनेंस भी क्या है, काफी कम है। और इसकी ड्यूटीज क्या है, क्लियरिंग शॉर्ट लाइन फॉल्ट, जो भी शॉर्ट लाइन फॉल्ट है उसको क्लियर करेगा। ओपन अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी इसको यूज करते हैं, कैपेसिटर स्विचिंग के लिए भी यूज करते हैं। प्रॉब्लम, सो वी आर यूजिंग ऐसे, एक बार जब आप इसके अंदर SF6 गैस भर दोगे तो ये 2 to 3 इयर्स ऑपरेट होता है। इसके लिए नहीं चाहिएगा एवरी मंथ वी आर चेंजिंग द गैस एंड ऑल, और ये काफी कॉस्टली भी है, इसका डिसएडवांटेज है। एंड कंज्यूम, इसका डिसएडवांटेज क्या है, मॉनिटरिंग डिवाइस, इसको हमेशा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है। ये जो बॉक्स है इसको ओपन करके हमेशा इसको देखना पड़ता है कि इसका क्या लेवल है गैस का, और इसका हमेशा मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आपका इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरनल पार्ट नीड थ्रू क्लाइमेट ड्यूरिंग द पीरियोडिक मेंटेनेंस, इसका हमको क्लीनिंग एंड ऑल इसका हमको करते रहना है और मॉनिटरिंग करना है, यही इसका डिसएडवांटेज है। मॉनिटरिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये गैस बेस्ड है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख सकता है कि ये कनेक्टेड है, यानी बोथ दो, एक फिक्स कॉन्टेक्ट है, एक मूविंग कॉन्टेक्ट है, दोनों का दोनों क्लोज है। यहाँ पे आके आपको ओपन हो जा रहा है, जैसे ओपन होगा SF6 गैस रिलीज होगा, जैसे SF6 गैस रिलीज होगा वो आर को क्विंच कर देगा, यानी कि यहाँ आर्किंग बन रहा है, ये आर को यहाँ पे क्विंच करने के लिए यूज कर रहा है ऐसे सर्किट ब्रेकर। Circuit breaker is a mechanical device capable of making, carrying and breaking current under the normal circuit condition and making carrying for a specific time and breaking current on specified abnormal circuit conditions such as short circuit, यानी कि abnormal जैसा बिहेव करेगा, abnormal कंडीशन में ये कैसा बिहेव करेगा उसको ट्रिप करने के लिए ये यूज करते हैं ब्रेकर। इट विल ब्रेक द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सब स्टेशन। तो ये हो गया आपका सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट जो है आपका मेन ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफार्मर है, जस्ट इसके बाद कनेक्शन रहता है, इसके बाद जस्ट लाइटिंग रजिस्टर, उसके बाद मेन ट्रांसफार्मर। ये जो हमारा 45 mm का ट्रांसफार्मर है, 132 kV को 33 kV में कन्वर्ट कर रहा है, जो आपको दिख रहा है। ये जो 3 दिख रहा है ये बुशिंग है, बुश हम लोग यूज करते हैं फॉर द क्लियरेंस पर्पस। यहाँ पे आपको एक्सपेल्सन बैंड दिख रहा है, एक्सपेल्सन बैंड दिख रहा है, यहाँ ऑयल लेवल इंडिकेटर दिख रहा है, ये आपका कंजर्वेटर हो गया। कंजर्वेटर से ये जो पोर्शन है आपका बकोस रिले यहाँ पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। फिर ये टैंक है ट्रांसफार्मर का, और ये आपका फैन लगे हुए हैं फॉर द कूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपका इनकमर है, जो सप्लाई आया 132 kV का, ये आपका हाई वोल्टेज यहाँ पे इनकमिंग आया, और आउटगोइंग है यहाँ से अंडरग्राउंड है, हमने केबल लिया है जो आउटगोइंग जा रहा है 33 kV बन करके फीडर की तरफ जा रहा है। तो टू स्टेप डाउन द वोल्टेज ट्रांसफर फ्रॉम द पावर 132 kV टू 36 kV ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। ये आपका कंप्लीट स्लाइड हुआ कि कैसे 45 MVA ट्रांसफार्मर 132 kV को 33 kV कैसे कन्वर्ट करेगा। अगेन वी आर यूजिंग वन मोर ट्रांसफार्मर 15 MVA ट्रांसफार्मर, इट विल कन्वर्ट 33 kV टू 6.6 kV। ये 33 kV को 6.6 kV में कन्वर्ट करेगा, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया है। इसी कैपेसिटी 1500 MVA ट्रांसफार्मर है। और ये है सिलिका जेल, हम लोग ब्रीजर में यूज करते हैं ना सिलिका जेल, वो है ये खराब हो गया है सिलिका जेल, इसको हम चेंज कर रहे हैं। इसका कलर ब्लू होता है, जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा इसका कलर पिंक हो जाता है। पिंक होने के बाद इसको मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेंज कर रहे हैं, जिसको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्राइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्राइंग में आपको आता है कि आपको मेन ट्रांसफार्मर का डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके पार्ट्स को दर्शाना है। तो क्या क्या इसमें पार्ट्स दिख रहे हैं हमको, 3 लिंब कोर दिख रहा है, लो वाइंडिंग दिख रहा है, हाई वाइंडिंग दिख रहा है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग दिख रहा है, टैपिंग वाइंडिंग दिख रहा है, लैप लीड्स दिख रहा है, एलवी बुशिंग, ये छोटा छोटा बुशिंग दिख रहा है, ये एलवी बुशिंग है। एक तरफ लंबे लंबे बुश दिख रहे हैं काफी हाइट के, वो है एचवी हाई वोल्टेज बुशिंग। क्लैंपिंग फ्रेम दिख रहा है। नेक्स्ट ऑन लोड टैप चेंजर, ये OLTC है, ऑन लोड टैप चेंजर फॉर द सेकेंडरी साइड वी आर यूजिंग, डिपेंड्स अपॉन लोड इट्स विल चेंज बाय द विद द हेल्प ऑफ मोटर। सो मोटर ड्राइवर भी इधर लगा हुआ है OLTC से। देन ये टैंक हो गया, देन
कंजर्वेटर, ये जो ऊपर में जो आपका है कंजर्वेटर है, ओएलटी और ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ है। नेक्स्ट कंजर्वेटर हो गया रेडिएटर्स, ये जो बाहर से जो विंग्स जैसा जो दिख रहा है ये रेडिएटर है फॉर द सर्कुलेटिंग ऑफ द ऑयल व्हेन द ऑयल विल बी हीट ड्यू टू द एक्सेस टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसफार्मर के अंदर में ऑयल हीट करता है, फिर वो सर्कुलेट करता है, वो सर्कुलेट करने के लिए ये रेडिएटर लगा हुआ है जिससे वो ऑयल ठंड होता है, ठंड होकर के वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा। अगर सर्कुलेट नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो हीट कर जाएगा। फॉर कूलिंग पर्पस यू आर यूजिंग रेडिएटर। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए मुझे अलग सेपरेट क्लास बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि क्या पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांसफार्मर है, क्या क्या ट्रांसफार्मर हमको देखना पड़ेगा। आपको केवीए भी देखना पड़ता है, वोल्टेज, कनेक्शंस, परसेंटेज इंपेडेंस, न्यूट्रल अर्थिंग, अर्थिंग रेजिस्टेंस, फॉल्ट लेवल, वेक्टर ग्रुप आपका ट्रांसफार्मर कैसा है वो भी सब देखना पड़ता है। कि आपका स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है कि जैसे हम लोग यूज करते हैं डेल्टा स्टार 1-1, तो डेल्टा बोले तो जो आपका ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा कनेक्टेड है, फिर उसको हम स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी लिए है, और फिर वो कैसे कनेक्टेड है 1-1, यानी कि जो फेज एंगल है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इट्स विल बी 30 डिग्री टू ईच अदर। उसके लिए हम लोग ये वेक्टर ग्रुप का यूज करते हैं। और लास्ट जो आपका स्लाइड है वो है प्रोटेक्शन चार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। व्हाट आर द प्रोटेक्शन वी आर यूजिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा मेन जो ट्रांसफार्मर ही है, ट्रांसफार्मर का कॉस्ट ये जो 132 केवी का जो मैं दिखाया 132 केवी बाई 33 केवी का जो 45 एमपी का ट्रांसफार्मर है उसका कॉस्ट 3 करोड़ रुपीज है। तो काफी ज्यादा कॉस्ट है 3 करोड़, इसको प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा ट्रांसफार्मर को। इसके लिए हम लोग काफी प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं। इंटरटर्न वाइंडिंग के लिए बहुत रिले कनेक्शन कर रहे हैं, इंटरटर्न फॉल्ट के लिए डिफरेंशियल रिले यूज कर रहे हैं, थ्रू आउट फॉल्ट टाइम रिले, ऐसा हमारे काफी तरह का रिले यूज कर रहे हैं। और क्या क्या उसके अंदर फॉल्ट्स आते हैं उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं। ये कंप्लीट आपका आज का क्लास हुआ। नाउ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई अगर डाउट है तो उसके बारे में, ये आपका ओवर आउटडोर सब स्टेशन के बारे में मैं आज क्लास लिया हूँ। जो भी आज क्लास है ये सब आउटडोर के बारे में है। इंडोर का क्लास हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि इंडोर सब स्टेशन क्या होता है।